बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल सीजन 6 के साथ अली सलमान तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर है कि जहां पर आज हम बात करेंगे इस पीएसएल जश्न में पीएसएल के इस इफ्तिताही मैच के बारे में कि बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसा मैच है जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि खेला जाएगा, वो आज नहीं हुआ। शायकीन मुंतज़िर थे कि बड़े रन होंगे, क्रिस गेल यहाँ पे खेल रहे हैं, दूसरी टीम से भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा होता नज़र नहीं आया और आज ये मैच जो था वो कराची किंग की कामयाबी पे अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत सारी हैपनिंग्स इस मैच में सामने आई, इन हैपनिंग्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो आज इस मैच से खराब हुए, उन पे भी बात करेंगे और साथ साथ क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या ऐसी बातें की गई क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से, क्या वजूहात रही उनकी शिकस्त की, इस पे जरूर हम आज रोशनी डालेंगे। हमारे साथ इस पूरे पीएसएल के सीजन 6 के शोज में मौजूद होंगे जबरदस्त एक्साइटिंग क्रिकेटर्स और साथ साथ ऐसे सेलिब्रिटीज कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में अपनी उम्दा कारकर्दगी के जरिए रोशन किया, पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में उन्होंने बुलंद किया। मेरे साथ जो आज पहली शख्सियत मौजूद है, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी जाके इन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बेंगलोर के हीरोज का खिताब हासिल किया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के जबरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। वेलकम टू द शो तौसीफ भाई। थैंक यू। जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो डोमेस्टिक की सतह पे बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन रहे और अगर उनको भरपूर मौके दिए जाते तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी यकीनन वो अपनी सलाहियतों की भरपूर अक्कासी करते हुए पाकिस्तान का नाम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बुलंद करते। लेकिन एक उनके पास ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी भी उनसे नहीं छीना जा सकता। जब जब पाकिस्तान की वनडे हिस्ट्री की बात होगी तो पाकिस्तान के जो 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो यही शख्सियत मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे, बड़े ज़बरदस्त फील्डर हैं, एक ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। आप उनको गाए बगाए अक्सर GTV के मुख्तलिफ शोज़ में देखते रहे, दीगर शोज में भी आप देखते रहे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा और उनका साथ जो है बड़ा जबरदस्त रहेगा इस पूरी स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली महमूद हामिद। कैसे मोदी भाई? थैंक यू। ठीक ठाक है, खैरियत से? एंजॉय किया मैच को? इतना एंजॉय नहीं किया क्योंकि आज आपकी टीम हार गई ना, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मेरी टीम तो खैर सारी टीमें मेरी हैं और क्रिकेट अच्छी देखने को मिले वो इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा आज थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मैच को देख के कि कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो कि इस लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं जरा तफसील से फिर आपसे बात करता हूं। और जहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हीरोज के हवाले से, तो पाकिस्तान की एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत भी हमारे साथ आज इस जश्न PSL में मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया। 6 मरतबा जो है वो पाकिस्तान के लिए नंबर 1 रही कंसेक्यूटिव और इस साथ 5 मरतबा पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रही। यही नहीं बल्कि उन्होंने कीनिया में जाके, उन्होंने युगांडा में जाके सिल्वर मेडल हासिल किए, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट के अंदर भी उनका नाम रहा और पाकिस्तान की वाहिद खातून बैडमिंटन प्लेयर हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में जो 140 टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स थे उनमें उन्होंने टॉप की पोजीशन भी हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं बैडमिंटन क्वीन माहूर शहजाद। माहूर कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंजॉय कर रही हैं PSL? देखा आपने PSL का पहला मैच? जी बिल्कुल, आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब उस लेवल का कंपटीशन देखने को नहीं मिला, लेकिन एक अच्छा मैच। अच्छा माहूर, अमूमन कहते हैं लोग जब कोई दूसरा कोई जरा सा एटीट्यूड दिखाता है तो लोग ये कहते हैं थोड़े हल्के हो जाओ, नीचे आ जाओ। तो आपको तो गेम ही सारा ऊपर ऊपर का, नेट के ऊपर का, आपको कहते हैं कि थोड़ा हल्की हो जाओ, नीचे आ जाओ थोड़ा। मैं ये कि जब मैं प्लेयर्स को अब, क्योंकि जैसे मेरा सेमीफाइनल्स का मैच हुआ तो मैंने 6 पे हराया और फिर 13 पे हराया, उसके बाद फाइनल 6 और 7 पे हराया, तो ये लोग कहते हैं कि जो बेचारी दूसरी प्लेयर्स हैं ना उन पे रहम खाओ, वो डिसहार्ट ना हो जाए कहीं बैडमिंटन से, तो ऐसा कहते हैं कि थोड़े से मतलब उनको ज़्यादा स्कोर्स करने दिया करें। हम बैडमिंटन में भी आपसे बात करेंगे, आज इस मैच के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज के मैच की समरी पे कि जनाब आज के मैच की जो समरी है उसमें क्या रहा, क्या क्या नताइज जो है वो सामने आए, किस प्लेयर ने क्या रन स्कोर किए। ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है PSL सुपर 6 सीजन 6 का पहला मैच के जहां पे टॉस जीता कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पहले बैटिंग की दावत दी, महज 121 रन स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने और उनकी जानिब से क्रिस गेल जिनको नंबर 3 पे भेजा गया, उन्होंने 39 रन की इनिंग खेली। आजम खान 17 रन बनाने में कामयाब रहे। अरशद इकबाल जो जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें हासिल की वकास मकसूद ने। जवाब में मतलूबा टारगेट महज 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया यहां पर कराची किंग्स ने और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और क्लार्क ने 46 रन की इनिंग खेली, नबी ने 30 रन स्कोर किए और 2 विकेटें हासिल की हैं जनाब यहां पर
हसनैन ने। तो ये कुछ पहले मैच की कारकर्दगी रही, लेकिन साथ साथ हम इस शो में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताते रहेंगे। और वो आज ये हैट्रिक थी कि जब 20 फरवरी को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कोई मैच खेला, इससे पहले 2019 में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच खेला और उस मैच में उसने कामयाबी हासिल की। 2020 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच खेली थी और उसमें उसने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन आज पहला मौका था 2021 में आके कि यहां पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 20 फरवरी के दिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम तौसीफ भाई से। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मैच रहा, एक लो स्कोरिंग मैच रहा, और इस लो स्कोरिंग मैच में आपको क्या लगता है, टॉस बैटल रहा या क्वेटा ने गलतियां ज्यादा की? टॉस पे तो गेम खेलना ही नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। और एक ही चीज़ होती है जब हम सुनते हैं, वो ये होता है जब लो स्कोर पे आउट हो जाए आदमी तो ये कहते हैं जी थोड़ा रुक के आ रहा था, थोड़ा स्लो आ रहा था, बल्ले में नहीं आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। बट आई थिंक परफेक्ट पिच आज खेली है और उससे लिहाज से मैं समझता हूँ कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। क्वेटा की टॉस जीत हारने के बाद जो है थोड़ा सा मैंने देखा, क्योंकि हमेशा जो है ना सरफराज फील्डिंग के लिए जाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे गिरी लगी। बट जो पिच ने करके दिखाया मैं समझता हूँ उसमें कुछ भी नहीं था। और हाँ, उनकी जो कोताहियाँ थी वो हम आगे चल के बात ज़रूर करेंगे, बट पिच बहुत ज़बरदस्त थी और मैं समझता हूँ कि पेसर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग की जो है कराची वालों ने। और इन पिचों पे देखो सलमान, हमेशा आपको विकेट टू विकेट और थोड़ा सा खींच के बॉल जिसे हम कहते हैं ना, खींच के करनी चाहिए। और वही जो है अरशद ने देखा आपने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, बल्कि सब ने की। ऊपर से ऐसी बॉलें भी मिली सरफराज को, एक मेरा ख्याल है तजर्बा किया या पता नहीं क्या बात थी जो उन्हें वो ऊपर आए थे। और ज़ाहिर कप्तान हैं, फिर उनकी टीम जो रिक्वायरमेंट जो चाहते हैं वो, तो उस वजह से मैं हाफ वाली भी बॉलें मिली हैं, मगर पूरी तरह हिट इन लोगों ने नहीं की। अगर क्रिस गेल के 3-4 बड़े शॉट ना लगते तो आई थिंक मेरे ख्याल 100 के अंदर ही इन्होंने आउट हो जाना था। तो आई थिंक परफेक्ट पिच थी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो कराची ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसका नतीजा आपने देखा कि 3 विकेट से उन्होंने जो है वो स्कोर पूरा कर दिया। महमूद भाई, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या टीम इंपॉर्टेंट होती है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इंपॉर्टेंट होती है? ये सरफराज ने आज इनिंग का आगाज़ किया, क्रिस गेल पूरी दुनिया में ओपन करते हैं, यूनिवर्सल बॉस कहलाते हैं और पूरी दुनिया में एक नाम है क्रिस गेल का, उनको नंबर 3 पे किया और ख़ुद सरफराज ऊपर खेलने के लिए आ गए। इसकी क्या वजह समझते हैं? अब इसकी वजह से खैर मोइन या सरफराज ही बता सकते हैं, बिकॉज जब आपके पास एक रेगुलर ओपनर हो और मेकशिफ्ट की ज़रूरत ना हो तो वहाँ पर आपको मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने क्यों किया, उनके माइंड में क्या चीज़ थी? मैं समझता हूँ कि सरफराज अगर 4-5 नंबर पे खेलते हैं तो मैच को लेकर चलते हैं, एंड तक लेकर जाते हैं और फिनिश की तरफ जाते हैं मैच को। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो एज ओपनर सरफराज को खेलना क्वेटा के लिए जो है सूटेबल भी नहीं है। और मैं तौसीफ भाई की बात को इस तरह कंटिन्यू करूँगा कि टॉस तो डेफिनेटली जब पिच आप देखते हैं तो टॉस समटाइम्स हो जाता है, बट पिच बहुत अच्छा था, ग्रीन पैचेस उसके अंदर थे। लेकिन इस पिच के अंदर जो हम नेशनल स्टेडियम की पिच अमूमन देखते हैं, जो अभी हमने देखी है 4D क्रिकेट के अंदर, इतना बाउंस जो था इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था। पिच अच्छा खेला है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही थी बैटिंग करने के लिए। जो ये हिट मारना चाह रहे थे, ऑन दी अप खेलना चाह रहे थे, वो इनिशियली इनसे वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन क्रिकेट को आप ऐसे नहीं खेलते कि अगर थोड़ा सा भी मुश्किल हो रही है तो आप विकेट थ्रो करना चले जाएं। जहां विकेटें गिरती गई रेगुलर इंटरवल, तो इनके ऊपर प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ और फिर कुछ बैट हिट्स भी लगी हैं, एक फिर जिस तरह रन आउट। तो थोड़ा सा स्टे करना चाहिए, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट को भी अमूमन हर प्लेयर ये समझता है कि एवरी बॉल हिट हार्ड, तो चौका मारूं छक्का मारूं, तो रोटेट द स्ट्राइक, आप सिंगल करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, विकेट इन हैंड होती है, आप में इतनी एबिलिटी, आपके पास ऐसे प्लेयर है कि जो 12 बॉलों में ही 50 कर सकते हैं, 13 बॉलों में भी अच्छे रन कर सकते हैं। सो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना चाहिए, स्टे करेंगे तो आप रन्स करेंगे। तो ये थोड़ी छोटी सी चीज़ें थी जो क्वेटा ने आज की हैं, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्वेटा को खमियाजा भुगतना पड़ा। और हम बात करें सरफराज के हवाले से कि क्या टीम इंपॉर्टेंट है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, तो माहौर से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि जो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान की 6 साल तक जो है नंबर 1 प्लेयर रही, 5 साल तक चैंपियन रही। माहौर, क्या आपको लगता है कि आज सरफराज ने बैडमिंटन खेली या कोई इंडिविजुअल गेम का मुजाहरा किया कोई?
मेरे ख्याल से एक क्रिकेट तो एक टीम स्पोर्ट है, तो आपको देखना चाहिए कि आपकी टीम के लिए क्या सबसे फ़ायदेमंद है, तो उस लिहाज से अपनी टीम को खिलाना चाहिए। और बैडमिंटन तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो उसमें तो हम अपने मतलब देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से बेस्ट परफॉर्म करना है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ और मैं अपने टाइटल को डिफेंड करूँ। चलें, माहूर तो पूरी कोशिश करती है कि हम बेस्ट परफॉर्म दें और बेस्ट परफॉर्मेंस दें और टाइटल जितवाएं अपनी टीम को। उम्मीद करते हैं कि सरफराज की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अपनी टीम को टाइटल जितवाएं। इस तरह लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कोयटा और कराची के दरमियान एक बड़ा जबरदस्त फैक्ट। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान एक बड़ी जबरदस्त ममासलत रही। 2019 का जो इवेंट था वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतने में कामयाब रहा, लेकिन 2019 के इवेंट में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान जो 2 मैचेस खेले गए, उसमें पहला मैच 6 विकेटों से जीता कराची किंग ने कोयटा के खिलाफ, और दूसरे मैच में कराची ने कोयटा को 1 विकेट से शिकस्त दी। लेकिन 2020 का जो इवेंट खेला गया उसमें लाहौर कलंदर को शिकस्त दी फाइनल में कराची किंग्स ने, और यहां पे जो कराची और कोयटा के दरमियान मैच खेला गया, कोयटा ने दोनों मैचेस में कराची को शिकस्त से 2-4 किया। तो बड़ी जबरदस्त एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन की समातों की और बसारतों की नजर करता चलूं। तौसीफ भाई से जरा से दोबारा से आगाज करते हैं। तौसीफ भाई, जिस अंदाज से आज खेली है कराची किंग, और आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि मुसलसल उन्होंने उनके जो फास्ट बॉलर्स थे बैकफुट पर रखा कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन को। इसमें जो प्रेसिडेंट हैं कराची किंग के, और कितना रोल रहा वसीम अकरम का, कि उन्होंने किस हद तक स्ट्रेटेजी बनाई होगी? देखिए, डेफिनेटली स्ट्रेटजी तो आज से नहीं, वो तो मैं चूँकि 3 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा, डीन जॉन्स और जो है अपना वसीम अकरम, और उसके बाद अगर आप देखें दूसरी टीम का भी आप देखें तो विवन रिचर्ड उनके साथ हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो जिसको देख के लोग जो है ना काफ़ी कुछ सीखते भी हैं, और ज़ाहिर है स्ट्रेटजी प्लान करता है। और वसीम के साथ चूँकि मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ 3 साल, वही मुझे लेके गए थे वहाँ पे। स्ट्रेटजी ज़बरदस्त प्लान करते हैं। कराची के साथ जाते हुए भूल गए आपको? नहीं, मैं वो तो बाद में जब चले गए, मैं 1 साल फिर रहा दूसरे उसमें, लेकिन वो मर्ज़ी है उनकी ऑनर की कि वो लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वसीम तो चला गया था। खैर, थोड़ी सी आपने बात की थी सरफराज वाली, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि हर आदमी जो है उनके ऑनर की भी बात करूं, पता नहीं क्यों फील मुझे हो रहा है कि आउटसाइड भी जो बातें हो रही हैं उसमें उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो बज़ाहिर मुझे लगता है। अब ये जो आज डिसीजन लिया, अल्लाह करे वो रन्स करे, सारा कुछ है, और लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम कहीं और बात जा रही है, तो वो बात जानी नहीं चाहिए। सरफराज हमारा यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी बात से मैं जरा रिलेट करूंगा। आपको लगता है डे बाय डे जो कोयटा का ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है? गुज़िश्ता सीजन में भी हमने देखा, और अभी गो के कबल इस वक्त ये बात कहना, लेकिन बहरहाल फिर भी आज वो कारकर्दगी कोयटा की नहीं रही। अभी तो स्टार्ट है और देखते हैं, ये ज़बरदस्त टीम है, ऐसी बात नहीं है, कॉम्बिनेशन ठीक खिलाया जाए। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, नहीं शायद बाहर के प्लेयर खिलाना ज़रूरी हैं या नहीं ज़रूरी, 2 खिलाने ज़रूरी हैं या 3 खिलाने ज़रूरी हैं, मुझे आइडिया तो आपकी मर्जी पे कि आपकी मर्जी। अच्छा, नहीं, लेकिन आप मैक्सिमम 4 है, लेकिन आपकी लिमिटेशन नहीं, आप नहीं भी खिला सकते। ये इसी पॉइंट पे मारा। अनवर अली क्यों बाहर बैठा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आई। अनवर अली की जगह बनती थी, ठीक है। साइम अयूब जो है वो चूँकि वो उसमें एमर्जिंग में इसलिए है, बट देखें उस बच्चे को आप ख़राब ना करें। अंडर 19 से वो खेला, अंडर 16 से वो खेला, लेकिन वो इस लेवल की क्रिकेट को आप ऐसा ना करें, खुदा के वास्ते। वो बड़े लेवल की क्रिकेट खेलने वाला है, आगे जाके बहुत अच्छा खेला, कॉन्फिडेंट। ये जो फॉर्मेट होता है और ये जो इस टाइप का प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर में एक प्लेयर निकल आया अगर तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी, बट उसको आहिस्ता आहिस्ता आप प्रूव करें। फिर अगर आप उस आज़म की बात करते हैं, बैटिंग ऑर्डर मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं था, और जहाँ मैं सरफराज की उस वक्त बात कर रहा हूँ था, ये फिर मैं कहूँगा कि ख़राब करने की कोशिश ना की जाए, इसलिए कि देखिए चीज़ दूसरी तरफ जा रही है कि हम तो शायद पाकिस्तान जाने के लिए आपको बिठाया, दूसरी तरफ क्या है? वजह उसके मैं बताऊँ, इतनी देर से कंट्रोवर्सी हो रही है कि जी सरफराज को नहीं खिला रहा है, नहीं खिला रहा है, वो आ गए अपना, रिजवान आ गए, ठीक है, रिजवान ने परफॉर्मेंस दी है इसलिए वो आ गए, इसमें कोई वो नहीं है। वो हमारी
परफॉर्मेंस की है उसने और रहा है हमारा नंबर 1 कप्तान भी रहा है, सारा कुछ है, उसको आराम से खेलने दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर आदमी कोशिश, ये जो किया है स्ट्रेटजी अपनी हो सकती है, बाद में वो रन्स भी कर सकता है, बट आई थिंक थोड़ी सी देर की उन्होंने, जब वो कप्तान थे तब अगर ये चीज़ करते तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो अपनी जगह किसी और को भेजते रहे। तो वो मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी टू से, मैं उनको भी और उनके चाहने वाले जितने लोग हैं, मैं भी उनका चाहने वाला हूँ, वो गलत काम किया उन्होंने। यहाँ के अब कोशिशें दूसरे टाइप की ना की जाएं, ठीक है, कॉम्बिनेशन जबरदस्ती मतलब ना किया, जबरदस्ती ना किया जाए। तौसीफ भाई का आपने जरूर सुना, और अभी इन्होंने साइम अयूब का तस्करा किया तो मुझे याद आया कि एक मौके पर ऐसा भी था कि दोनों बैट्समैन जो क्रीज पे मौजूद थे, एक तरफ क्रिस गेल मौजूद थे, एक तरफ साइम अयूब मौजूद थे, और क्रिस गेल का जो डेब्यू हुआ था ये सन 2000 में हुआ था, और साइम अयूब की जो पैदाइश हुई थी ये मई 2002 में हुई थी। तो साइम अयूब के पैदा होने से पहले भी क्रिस गेल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर चख चुके थे, और अपने से कहीं छोटे प्लेयर के साथ वो क्रीज को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो महमूद भाई बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए आज इस मैच में। अच्छा, क्रिस गेल जैसा प्लेयर सब जानते हैं कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई हुई है, वो सिंगल नहीं ले सकते तेजी के साथ, अगर वो ओपन जाते हैं तो सर्कल का यूज अच्छा कर लेते हैं, और फिर सरफराज खुद ओपन आ गए, उनको नंबर 3 पे रखा, फिर उन्होंने आजम के साथ जो 2-3 डबल्स लिए उसके बाद उन पर थकावट भी नजर आई, और उसके बाद वो फिर उन्होंने एक अननेसेसरी शॉट खेला और वो आउट हो गए। क्या लगता है कि क्रिस गेल को नंबर 3 पे खिलाना सही फैसला है, और सरफराज का खुद ओपन करना सही फैसला है? मैं पहले भी ये बात की है कि जब आपके पास स्पेशलिस्ट प्लेयर हो उस नंबर का, तो फिर मेकशिफ्ट को नहीं आना चाहिए। स्पेशलिस्ट होता है। आई एम ऑलवेज बिलीव कि हम जो मेक शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, हम आधा तीतर आधा बटेर वाली बात कर रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से टीमों को नुकसान होता है। सो जिसका जो रोल है ना वो होना चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्रिस गेल को ओपन ही करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है रादर के, क्योंकि वो अगर 6 ओवर खेल जाता है तो वहाँ पर फ़ायदा, और पर उसके बाद भी उसका जो आज एक उसने जिस हार की हिट की है, जस्ट उसने फ्लिक द बॉल और गेंद जो है स्क्रीन की तरफ गया। सो इतना पावरफुल प्लेयर है वो, तो उसको किस तरह आपने यूटिलाइज करना है, तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। और टीम कॉम्बिनेशन की बात जो हो रही है, तो तौसीफ भाई ने अनवर अली की बात की थी। आई थिंक जो पिच का मुझे लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये 3 पेसर्स के साथ चले जो मेन फास्ट बॉलर्स के साथ गए। हसनैन शिनवारी को भी उन्होंने खिलाया और नसीम शाह को भी खिलाया थी, तो 3 क्योंकि आज अगर आप क्रिस्टियन का भी बॉल देखें, उसने एक पीछे बॉल किया है, उसकी पेस आप जनरेट देखें, क्योंकि पिच में बाउंस बहुत अच्छा था। सो थोड़ा सा इसका एडवांटेज कराची को मिल गया टॉस जीतने के बाद। टॉस जीता जब उन्होंने, क्योंकि इनिशियली कराची का पिच ऐसा नहीं होता, तो वहाँ एडजस्ट थोड़ा सा नहीं कर पाई है कोयटा की टीम। लेकिन एक मैच के बाद आप समझ जाना चाहिए कि किस तरह का हमें प्लान करना होगा और हमें किस तरह टीम को लेकर। सेकंड बैटिंग जरूरी नहीं कि आप सेकंड बैटिंग ही हर मैच में आप टॉस हारेंगे, आपको पहले बैटिंग करने पड़ेगा, और आपके पास इतने आपको सोचना पड़ेगा कि हमें कितना टारगेट, हमारी बॉलिंग क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर पिच बेहतर होगा अगले उसमें बाउंस थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि खेल खेल के बाउंस कम हो जब होगा, तो मेरे ख्याल से अनवर अली की तो जगह डेफिनेटली बनती है, क्योंकि लेट मिडल ऑर्डर बैटिंग के अंदर अनवर अली ऐसा बैट्समैन है कि आपको मैच जिता के भी दे सकता है। तो अभी इस टू अर्ली से और कंट्रोवर्सी की जो बात है, तो कंट्रोवर्सी तो पाकिस्तान में चलती रहती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर मैं अपने सेल्फिश अगर मैं मेरी अप्रोच होगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर मेरी सेल्फिश अप्रोच होगी तो उसका इम्पैक्ट टीम के ऊपर आएगा। तो रादर के मैं अपने आप को हाईलाइट करूं, मैं टीम के बारे में सोचूं, तो वो वाली बात बड़ी अच्छी थी। ये वाली बात अच्छी थी तौसीफ भाई की कि जब वो कैप्टन थे खुद, तो उस वक्त वो नीचे जाते थे बैटिंग करने के लिए, कि इमाद को उन्होंने ऊपर भेज दिया, खुद नहीं गए, आज वो ओपन। तो थोड़ा सा इसकी वजह से ऐसी बातें होती हैं, लोग कंट्रोवर्सी की तरफ जाते हैं, लोग फिर बातें करते हैं। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इंसान को, और मेरे ख्याल से टीम फर्स्ट होती है रादर के जो पर्सनालिटी या खुद सेल्फ इंसान जो कर रहा होता है। आप परफॉर्मेंस करें, आपको पता है कि मैं 4 नंबर पे आऊँगा, मैं लंबा लेकर चलूँगा, मैं जिता सकता हूँ। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और हम क्रिस गेल की बात कर रहे हैं और डैनियल क्रिस्टन की इन्होंने बात की, तो अब तक मुख्तलिफ लीग्स में डैनियल क्रिस्टन ने 8 गेंदें की हैं क्रिस गेल को, और 8 गेंदों में वो 3 मरतबा आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये भी एक स्टैट्स था जो क्रिस्टन और क्रिस गेल के दरमियान था। ये बात की ज़रा क्रिस गेल के हवाले से, और पाकिस्तानी फ़ैन तो हमेशा चाहते हैं कि क्रिस गेल खुलकर खेल, लेकिन खुलकर खेलने वाली हमारे साथ मौजूद है माहूर। ये बताइए, सेल्फिश अप्रोच आती है, क्योंकि आप पाकिस्तान की ज़बरदस्त प्लेयर हैं, 6 साल आप नंबर 1 रही, 5 मरतबा कंसेक्यूटिव आपने चैंपियनशिप जीती। जब
डबल्स में आप खेलती हैं, जब डबल्स की पार्टनर के साथ, गजाला आई थिंक आपकी पार्टनर है, तो सेल्फिश अप्रोच आती है गजाला के साथ जब खेलते हुए कि भाई मैं ज़रा आगे नज़र आ जाऊँ, टीवी पे मैच आ रहा है, कैमरे पे ज़्यादा मैं रहूँ? बिल्कुल नहीं। इवन हम लोग जो टीम इवेंट में भी हमारा होता है, जैसे वापडा का नेशनल बैंक से मैच था, तो हम लोग मतलब उन्होंने वापडा वालों ने डिसाइड किया कि पहले नंबर पे गजाला को भेजते हैं, फिर दूसरी सिंगल्स मुझे देंगे और फिर तीसरी सिंगल्स जो है ना किसी और लड़की को देंगे। तो उन्होंने इसलिए सोचा, जबकि मैं नंबर 1 हूँ, मुझे नंबर 1 पे भी उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बात के लिए इसलिए रखा, उन्होंने कहा क्योंकि जो ओपोनेंट टीम से भी जो अच्छा प्लेयर है वो नंबर 2 पे ही आएगा, तो मुझे उसके साथ खिलाना चाहते थे। और फिर मैंने भी उनकी स्ट्रैटेजी से एग्री किया, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मतलब वो होना चाहिए जिससे टीम को फायदा हो। ये नहीं कि मैंने अपनी मतलब मैं उस नंबर 1 हल्की प्लेयर से खेल के जीत जाऊं। तो हाँ, मैंने ठीक है, मैं टफ ओपोनेंट के साथ खेलूंगी और मैं इंशाल्लाह जीतूंगी, और फिर मैं जीती भी। और अगर अच्छा, आप लोगों के दरमियान आपस में होती है राइवलरी? पलविशा का नाम आता है जब जब बैडमिंटन की बात होती है, अब माहूर शहजाद का नाम आने लगा, आपस में राइवलरी होती है आप लोगों के दरमियान? राइवलरी होती है, लेकिन वो सिर्फ मैच के हद तक रहती है। जैसे कि अभी हमारे जब सेमीफाइनल्स का मैच था, तो उनके सपोर्टर्स ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चेयर आउट करे थे और मेरे सपोर्टर्स भी करे थे। तो वो ऐसा मैच होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, तो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना होता है मैच में, लेकिन वो फिर मैच के हद तक ही रहता है। और जैसे कि मैंने उनको पहला गेम 21-6 पे हराया, फिर दूसरा 21-13 पे हराया, तो एक अच्छा मैच था और मैंने उनको अंडर 10 हराया इस बार। ठीक है, अच्छा ये बताएं, अब क्विकली मुझे बताइए, ब्रेक पे जाना है, आप लोग आपस में स्लेजिंग करते हो? किस तरह की स्लेजिंग होती है? क्योंकि एक इधर नेट के इस तरफ होता है, एक नेट के उस तरफ होता है, सिर्फ स्लेजिंग होती है, कभी कभी कोई बातचीत कभी बढ़ भी गई है? कभी कभार हाँ ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि वो कहती है शटल चेंज करनी है, तो मैं कहती नहीं शटल नहीं चेंज करी, तो इस तरह के होता है। फिर एम्पायर को जाके कि ये शटल नहीं चेंज करी, फिर इस पे हो जाता है। फिर कभी वो रेस्ट ले रही होती है, तो मैं उस पर कहती हूँ कि रेस्ट लेने एम्पायर, तो इनको कोर्ट में बुलाएं। इंटरवल के ऊपर होता है कि वो आ नहीं रही होती है कोर्ट में, तो इस तरह की बातों पे होता है। लेकिन वो सब कुछ मैच के हद तक ही रहता है। मैच के बाद मतलब वैसे हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अच्छा अब ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा आप खुल के बात कर रही हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू में। इंडिया में हमने देखा बैडमिंटन लीग हुई, अजहरुद्दीन उसके साथ एसोसिएट रहे, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस किस्म की कोई लीग होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। असल में हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो जैसे मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूँ, बाकी प्लेयर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का मिलता नहीं है। तो पाकिस्तान को चाहिए या तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराए या लीग कराए, ताकि जो हमारे बाकी के प्लेयर्स हैं उनको भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिले। और जितना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, उतना हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल कहाँ पर स्टैंड करता है, और फिर हम लोग उस लिहाज से ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपना गेम इंप्रूव कर सकते हैं। गेम इंप्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन के हवाले से भी, क्योंकि जब जब पाकिस्तान में बैडमिंटन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तारिक वदूद, गजाला वदूद, वाजिद अली, ये वो नाम है कि जिनको सामने लाना जरूरी है, आज के नौजवानों को बताना जरूरी है क्या दरख्शाबाजी रहा है पाकिस्तान का बैडमिंटन के कोर्ट्स में भी। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस इफ्तिताही मैच को डिस्कस करेंगे। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL सीजन 6 का आज के इफ्तिताही मैच के हवाले से अहवाल, और अब भरपूर तज्जिया हमारे तीनों एक्सपर्ट्स के हवाले से, तौसीफ अहमद साहब, महमूद हामिद साहब और बैडमिंटन क्वीन माहूर शहजाद की जानिब से। हम ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें कर रहे थे, और अब ब्रेक पर जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जो असिस्टेंट कोच हैं कराची किंग्स के डॉगी ब्राउन, इनका भी बड़ा एक अजीब सा और यूनिक रिकॉर्ड है। ये वो प्लेयर हैं कि इन्होंने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेली इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए, फिर 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इन्होंने कोचिंग की पापा न्यू गिनी की टीम की, और उसके बाद 2015 में इन्होंने स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। तो बड़ा अजीब सा इनका यूनिक एक रिकॉर्ड है, तो वो भी आपकी समातों की नजर किया। अब वापस आ जाते हैं जरा मैच की जानिब। तौसीफ भाई, कि अब जो सूरत हाल रही है, जिस तरह इमाद वसीम ने आज कैप्टनसी की, इमाद वसीम आपको लगता है कि डे बाय डे इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं एज ए कैप्टन, और बाबर आजम पाकिस्तान के नेशनल कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है, उनके होते हुए इतनी जबरदस्त कप्तानी की, तो बाबर आजम की और जो इमाद की केमिस्ट्री, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, वो आज के तो प्लेयर नहीं है, काफ़ी पुराना प्लेयर है अम्माद, और मुझे याद है अच्छी तरह, हम 8-10-12 साल पहले से देख रहा हूँ मैं, मैच्योर है, और जिसकी वजह से कप्तान बनाया गया है। मैं समझता हूँ बहुत मतलब क्विक है, जल्दी पकड़ता है वो हर चीज़ को, और एक यही वजह है मैं समझता हूँ कि वो इतना सक्सेसफुल रहा है। थोड़ी सी फिटनेस का प्रॉब्लम बीच में आया उनके साथ, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर ज़रूरत है तो फिल वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बाबर आजम की पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन क्या वजह है कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुंसलिक थे, वसीम अकरम यूनाइटेड के साथ मुंसलिक थे, फिर वकार यूनुस ने भी ज्वाइन किया, फिर बाबर आजम को क्यों रिलीज़ कर दिया, या बाबर आजम ने क्यों फिर यूनाइटेड छोड़ के कराची किंग में आए और फिर उन्होंने एक टेक ऑफ किया? ठीक है, ये एक नहीं हुआ बल्कि और भी है। ओशियन वॉटसन
को भी रिलीज कर लेकिन दिया बाबर था। आजम तो अभी नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये इन्होंने, आई डोंट नो वजह क्या है, क्यों रिलीज़ करते हैं, इसमें तो मैं मौजूद नहीं था उस वक्त, लेकिन जाहिर है बहुत सी टीमों में ऐसा हुआ है कि जिन्होंने जो है अपनी टीम में से प्लेयरों को हटाया गया है। बट आई थिंक कोई स्ट्रेटजी होगी उनकी, या मुझे इनसाइड नहीं पता कि क्या है, किस वजह से होता है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि गुड लक होती है दूसरों के लिए। देखें ना, बाबर हमारे पास शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बाद में जाके जो है उसने, तो गलती बाबर की रही या आपकी रही कि वो आपके पास सक्सेस? मेरा ख्याल जिन लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया वो, और उसके लिए गुड लक रही कि वो उसके लिए अच्छा हो गया ये चीज़। तो उस लिहाज से मैं देखिए, प्लेयर के अपने ऊपर बड़ी अच्छा, आपने टिप्स दी थी बाबर आजम को बैटिंग की? अब मैं तो छोड़ नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं हर थ्रू आउट जो है वो बल्ले से कम ये तो खैर खेलता आप था, कसरे गेंद नफ्सी को से काम दे छोड़ता रहे रहता हैं। व्यूअर्स, तौसीफ अहमद के बारे में, इनकी बॉलिंग के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कई ऐसे टेस्ट मैचेस हैं जो तौसीफ अहमद ने अपनी बैटिंग से जितवाए, और यही वजह कि ऑस्ट्रेलिया में जब इन्होंने बैटिंग की तो पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार उस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, और इमरान खान जो उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान थे, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आके सबके सामने ये बात कही कि तौसीफ वे इज द सेफेस्ट वे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो तौसीफ भाई के लिए दिया। तौसीफ भाई आप बताते नहीं है इस बात को, लेकिन हमें खैर पता है। आपको लगता है कि थोड़ा सा आजम खान पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और आजम खान के ऊपर इससे एक एडिड प्रेशर आ रहा है? क्योंकि आज भी हमने देखा कि उनको एक न्यूक्लियस बना के रखा गया और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो कारकर्दगी को रिवॉल्व करने की कोशिश की गई। डेफिनेटली जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो टीम जो चाहती है कि उसी पे नज़र आ जाती है कि आप अपने स्टेटेड प्लेयर को और उसको परफॉर्म करना पड़ता है, तो प्रेशर तो डेवलप होगा उस प्लेयर के ऊपर जब टीम आपके ऊपर रिलाई करने लगती है। तो वो यही एक टाइम होता है कि जब आप एज ए गुड प्लेयर बन के निकलते हैं, कि एवरेज प्लेयर से गुड प्लेयर और फिर आउटस्टैंडिंग की तरफ आप जा रहे फाइटर का बेटा है डेफिनेटली। तो सो ये चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। बात जब होती है आजम से, तो मैं ऑल द टाइम यही बात करता हूँ कि तुम पहले 20 रन करना सबसे मुश्किल काम होता है, 15 से 20 रन करना, और 15 से 20 रन करके तुम आउट हो जाते हो। तो इसको लंबा लेकर चलो, तुम्हारे पास ऐसा टाइम है कि तुम्हारे पास कि तुम कवर अप कर सकते हो। तो जब मुश्किल टाइम हो तो वो निकालो। जैसे आज का टाइम था कि विकेटें गिरी हुई थी, 6-5 आउट हो चुके थे, तो इसके पास इस बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इस गेम को लेकर चलता, और पूरे ओवर तक अगर ये जाता तो ये डेफिनेटली 150 प्लस रन कर जाते, क्योंकि 121 तो ये कर ही गए थे। सो ये थिंकिंग, ये माइंडसेट आपको लेकर आना पड़ता है एज ए प्लेयर। कोच तो डेफिनेटली आपको बताता है, तो आपको ये माइंडसेट लाना पड़ेगा। तो इनिशियली लेकिन ये सीखनी पड़ेंगी अर्ली ऑन। अगर आप जल्दी सीख लेते हैं तो आपकी कामयाबी जल्दी हो जाती है। सलमान, एक पॉइंट दूंगा आजम के, जैसे अभी महमूद बात कर, देखें उसको गलत खिला रहे हैं नंबर पे, आप खुद देखें बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलता है। फर्स्ट 6 ओवर में जो टीम, जबकि आज 49 कर दिए थे, गेल ने मार के 49, फर्स्ट 6 ओवर्स में 2 जब प्लेयर बाहर होते हैं उस वक्त जो है थोड़ा सा जो है एक्सेलरेट करना पड़ता है। आजम को बजाय इतना नीचे ले जाने के इस शॉर्ट फॉर्मेट में 1 डाउन लेके आइए आप उसको। ठीक है माहौर, अब थोड़ा सा क्रिकेट पे आ जाते हैं। बैडमिंटन की बातें आपसे काफ़ी सारी हो गई। ये बताएं कि कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? क्योंकि अमूमन तो लड़कियों को शायद आफरीदी पसंद होते हैं, या पहले माजी में इमरान खान पसंद होते थे। मुझे कराची किंग्स में मोहम्मद आमिर, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं। आपको पता है आमिर ने एक और रिकॉर्ड भी किया? अच्छा, ये आमिर की बात की तो आमिर ने आज अपने पीएसएल के कैरियर में जब उस्मान शनवारी को इमाद वसीम के हाथों कैच आउट करवाया, तो उस वक्त इनके कैरियर की, पीएसएल के कैरियर की 50वीं विकेट थी जो आज मोहम्मद आमिर ने हासिल की हैं। अब नाज़रीन, इस गुफ्तगू को आज हम यहीं समेटते हैं, क्योंकि कल जो संडे को डबल हेडर है, 2 मैचेस खेले जाएंगे। जरा एक नज़र स्क्रीन पे भी डालते हैं कि कल जो मैचेस खेले जाएंगे उनकी क्या डिटेल है। कल जो 2 मैचेस खेले जाएंगे उसमें लाहौर की टीम जो है वो मद्दे मुकाबिल होगी, और लाहौर का मुकाबला होगा जनाब पेशावर ज़ल्मी के साथ। बड़ा ज़बरदस्त ये कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन ज़ल्मी के कैंप से एक ख़राब खबर ये है कि जो उनके कप्तान है वहाब रियाज, उन्होंने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से अब वो दस्तयाब नहीं होंगे पहले मैच में बतौर कैप्टन पेशावर ज़ल्मी के लिए। नया कैप्टन कौन होगा? उम्मीद यही की जा रही है कि शायद शुएब मलिक को क़यादत का ताज पहना दिया जाए। जबकि जो दूसरा मैच होगा उसमें तौसीफ भाई की जो पुरानी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। कौन से, क्विकली मुझे बताइए, कौन सी टीम को आप पहले मैच में फेवरेट देख रहे हैं, लाहौर और ज़ल्मी? मुझे तो ज़ुल्मी का लग रहा है कि ज़ुल्मी जीते। और दूसरा मैच जो है मुल्तान और यूनाइटेड? मैं हालांकि निकाला गया हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड से, पर फिर भी उसके फेवर में जाऊँ। तो आपने पूछा नहीं मुझे क्यों निकाला? नहीं, वो मैसेज इतने लोग पूछ रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं देता। आपको जवाब मिल जाता? नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, जबकि इतने बड़े लोगों को ये जवाब नहीं। ठीक है, मैं मुझे जल्दी से मेरे ख्याल से लाहौर जो है वो पहले मैच में मुझे फेवरेट नज़र आती है, जिस तरह पिछले साल भी खेले। और अगला मैच जो है वो मुल्तान और इस्लामाबाद का। आई थिंक मुल्तान इज़ गुड टीम।
मुल्तान एंड लाहौर। जरूरी नहीं है, तुम कह सकते हो। आपका क्या लगता है पहला मैच ज़ल्मी और लाहौर? मुझे ये लगता है कि जैसे लास्ट ईयर भी मुल्तान लाहौर कलंदर्स फाइनल्स तक पहुंची थी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके, तो इस बार भी है उम्मीद है कि कल का मैच इंशाल्लाह लाहौर जीतेगी और फिर मुल्तान दूसरे मैच में मुल्तान। वही शाहिद आफरीदी का फैक्टर आ गया ना फिर। हाँ अच्छा, ये आपका कैमरा है और बहुत सारे प्लेयर्स को शिकायत होती है जब आप क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, दूसरे खेलों की बात नहीं करते, इस कैमरे को देखते हुए आपके पास 15 सेकंड है, कोई मैसेज देना चाहें अगर आप? मैं यही अपने यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के जो हमारी यूथ है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो अपना टाइम कम से कम वेस्ट करें और अपना टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें स्पोर्ट्स और स्टडीज़ के। और ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स की वजह से स्टडीज़ को साइड करते हैं या स्टडीज़ की वजह से स्पोर्ट्स को साइड करते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलें और पूरी कोशिश करें कि आप दोनों में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दें। थैंक यू सो मच माहौर कि आपने हमें ज्वाइन किया इस शो के लिए। उम्मीद है आइंदा भी आप हमारी दावत पर इस शो का हिस्सा बनते रहेंगे। महमूद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा ओपनिंग डे पीएसएल सीजन 6 का पहला मैच है कि जहां पर आसानी के साथ कराची किंग ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। कल डबल हेडर खेला जाएगा, कल रात 11:05 में एक मरतबा फिर अली सलमान अपने तमाम नाज़रीन को एक खुशामदीद कहेगा इस स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने ज़बरदस्त गेस्ट के साथ। तो कल मिलते हैं स्पेशल शो के साथ।